जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टेक्स्ट नंबर 16। टेक्स्ट नंबर 16 का मतलब जैसे कि आप लोग यूपी पुलिस में देखते हो सेम वैसे ही पेपर हूबहू बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाए भाई टेक्स्ट नंबर 16 के लिए। टेक्स्ट नंबर 16 आप लोग पता है भाई कि मैथ्स की क्लास है, यानी आपको जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, टेस्ट पेपर यानी मैथ्स जो कि मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप डेली हमसे 7 बजे शाम को 7 बजे जुड़ेंगे। भाई जो लोग शाम को 7 बजे नहीं जुड़ पाते हैं वो बिल्कुल जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो स्टडी 91 चैनल पर जाएंगे और वहां पर शिवानंद सर के नाम से प्लेलिस्ट देखेंगे और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जिसकी भी आप लोग तैयारी करनी है वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। और ये कंफर्म है सुबह क्लास होती है सामान्य अध्ययन की और 12 बजे रीजनिंग की क्लास और इवनिंग में 8 बजे किसकी, नितिन सर की क्लास हिंदी की होती है। तो चलिए भाई बिना डिले किए हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो कि बिल्कुल आसान सा है, देखो ये सब यूपी पुलिस के लेवल का, यानी आप यूपी पुलिस से रिलेट कर सकते हो या एसएससी जीडी से रिलेट कर सकते हो, उसी के लेवल का है, बहुत टफ लेवल नहीं है। तो देखो क्या लिखा भाई 1.44 इंटू 0.02 प्लस 2.2 इंटू 0.01, यानी इनको मल्टीप्लाई करना और जोड़ देना है यानी ऐड कर देना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है भाई। देखो 100 से 2 से मल्टीप्लाई करो, 144 का दोगुना कितना हुआ 288। अब आप बताओ यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 यानी 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ पे 1 2 3 एक जीरो बढ़ा दो यानी 0.0288 होगा। कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है। प्लस कितना, देखो 2.2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे भाई यही होगा। अब ये ध्यान देना है मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट ऐड हो जाता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 यानी 3 डिजिट पर डेसिमल लगेगा और ये जीरो बढ़ाकर ये लगा दो। कहोगे वाह सर बिल्कुल आसान सा आंसर। अब इसको जोड़ोगे, पॉइंट के बाद चौथा प्लेस के बाद 3 प्लेस है तो पहले चौथा प्लेस साइड होगा यानी 8, फिर तीसरा 8 और 2 10 यानी 0 कैरी 1 यानी 2 1 3 और भैया 3 और 2 कितना 5 हुआ। वेरी गुड, यहाँ 0 यहाँ 0। तो आप कहोगे सर 0.0508 आंसर आएगा, क्या कहीं है बिल्कुल 0.0508 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए क्या कोई डाउट है? कहोगे नहीं सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें पता है बहुत सारे लोग ओरल बता देंगे, मतलब ये बिल्कुल जो लोग औसत पढ़े होंगे यानी एवरेज पढ़े होंगे वो देख के बता सकते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 है 19 63 51 78 47 यूं x का औसत 49 है तो x का मान, इसका मतलब आप बताओ, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 6 संख्याओं का औसत 49 है तो x का मान, और 6 संख्या में एक संख्या x है उसी का मान बताना है। तो आप चाहे ऐसे करो, पहली संख्या 19, दूसरी संख्या 63, तीसरी संख्या 51 और चौथी संख्या कितना भैया 78, पांचवी संख्या कितना 47 और छठी संख्या आपकी x, यानी 6 संख्याएं हैं तो 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी औसत का मतलब दिया गया 49 है। तो आप ये कह सकते हो कि 6 संख्याओं का योगफल क्या होगा, 6 संख्याओं का योगफल एवरेज इंटू नंबर यानी 6 इंटू 49 के बराबर होगा। या कुछ लोग ऐसे करेंगे, ये संख्याएं हैं इनमें डिवाइड बाई 6 करोगे यानी 6 से भाग कर दोगे, जो देखो इधर चला आएगा ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। कहो हाँ सर, यानी नंबर्स दिए गए हैं उनका औसत दिया गया, कितनी संख्याएं 6 में एक संख्या x है तो आप बता दोगे भाई। तो यहां सॉल्व कर लो, देखो इसको ऐड करोगे 19 और 63, मतलब ऐसे ऐड करो जो आसानी से ऐड हो जाए। जैसे ये देखो, नहीं इसको ऐसे नहीं करो, आप ऐड करो ये, यानी 63 47 तो 47 में लास्ट में 7 और यहाँ 3 यानी 50 हो गया, और 50 और 60 कितना हुआ, तो 50 और 60 सबको पता है 6 5 11 110 हो गया। अच्छा चलो ऐसे ऐसे कर दो, नहीं तो बताओ ऐसे करें चाहे ऐसे करो, यानी इन दोनों का सम 110 हो गया। देखो ये 51 और 19 का सम आपको कंफर्म है कितना, यानी इसमें 9 जोड़ 60 और एक 70 हो गया है ना, तो 70 हो गया बाकी 78। ये आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, यानी 110 प्लस 70 180। हाँ सर, और 180 में 78 और जोड़ दो भाई, 180 में 20 जोड़ोगे 200 और यहाँ पे 20 कम कर देंगे 258 258 ना, 258 प्लस x बराबर कितना, यहाँ 50 का 6 गुना कितना हुआ 300, 300 में से 6 कम कर दो 294,
294। x इक्वल टू कितना हो भैया 294 माइनस 258। ये ऐसा नहीं, यही तरीका और भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 14 में से 8 गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना 8 में से 5 गया, यहाँ पे 3 हुआ, इतना यानी 36 आ गया। कहोगे हाँ सर ऑप्शन नंबर 4। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, सिर्फ जोड़ना है। 6 संख्याएं दी है, उनमें एक x है, तो 6 संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी एवरेज इनटू नंबर, और चाहे 6 संख्याओं का औसत के लिए 6 से भाग करो, बराबर 49 दिया, 6 उधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x का मान आपको पता चल जाएगा। कहोगे वाह सर। इसको बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 3, y रेशियो z इक्वल टू 2 रेशियो 1, x रेशियो y रेशियो z। याद करो, इतना आसान तो क्वेश्चन भाई हमें पता है, सारे लोग जो हमसे कनेक्टेड है वो बहुत ओरल बता देंगे, जल्दी बता देंगे। तो x y 2 रेशियो 3 है, ऐसे लिखोगे y z, y के नीचे y कितना भैया 2। अब z क्या इधर लिखेंगे, नहीं भाई z यहां लिखेंगे कितना 1। अब इसका बगल जो पड़ोसी होता वहां क्या बढ़ाते हो, इसी के बगल बढ़ा देते हो। 3 है तो यहाँ 3, 2 है तो यहाँ 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 दुनाई 4 हुआ, 3 दुनाई 6 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, तो 4 6 3 जो है रेशियो आ गया, 4 6 3, 4 6 3, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्या यही तरीका, नहीं सर बहुत सारे तरीके हैं। आप ये भी कर सकते हैं, एक्स वाई 2 और 3 है, वाई जेड 2 और 1 है, तो भाई यहाँ पे यहाँ पे y कॉमन है, यहाँ y कितना है 2, यहाँ y कितना है 2, तो ओरली आप लोग बता सकते हैं y बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं y कितना 3, यहाँ y कितना है 2, तो 3 और 2 को बराबर करना है बस, यानी 3 और 2 को बराबर करने का मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 दुनाई 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना हुआ 3, तब भी आंसर आ गया। तो हो गया बात सर, इतना आसान सा क्वेश्चन क्या यूपी पुलिस में बना, यानी भाई बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको देखो, कहोगे सर एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, यानी आय और व्यय का अनुपात दिया है, यदि उस परिवार का व्यय इतना हो तो बचत कितनी है। कहोगे सर ये सॉल्व करने से पहले हमें पता है किसी की इनकम यानी आय बराबर क्या होगा भाई व्यय, यानी खर्च और प्लस बचत यानी सेविंग। आप बोल सकते हो कि किसी का इनकम इक्वल टू क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर प्लस उसका सेविंग के इक्वल होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आपको पता भाई परिवार की इनकम और किसका आपको एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो दिया है 10:7, यानी आय और व्यय का अनुपात 10:7 दिया ना, आय और व्यय का अनुपात। यहां से ओवरऑल आप बता दोगे भैया बचत का अनुपात क्या होगा, भाई 10 आय है और 7 खर्च है रेशियो में, तो इसका मतलब 3 क्या होगा बचत होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो ये रेशियो दिया है आय व्यय और बचत का, है कि नहीं, बिल्कुल। अब आपको क्या दिया भाई, अगर व्यय 10,500 रुपए है तो व्यय तो ऑलरेडी आपको कंफर्म है भैया 7 रेशियो, तो 7 रेशियो की वैल्यू 10,500 दिया है, आपको क्या चाहिए बचत चाहिए भाई, 3 की वैल्यू चाहिए, यानी सेविंग्स आप लोग ओरली बता दोगे, बिल्कुल सही। 7 एकम 7 3, 7 पचे 35, 15 तिया 45, यानी 4,500, बिल्कुल ओरल बता सकते हो। हमें पूरी उम्मीद है ये सभी का आंसर आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जब तक आप लोग बहुत बार मतलब बहुत दिनों से आप जुड़े हैं, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व करा चुके हैं ना। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। तो अभी हम फिलहाल यूपी पुलिस का लेवल लेके चल रहे हैं, यानी जो सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे जो यूपी पुलिस में सम्मिलित हो रहे हैं। इसको देखो भाई 3 व्यक्ति साझेदार 600, 800, 1000 लगाते हैं, यदि 480 का लाभ हुआ पहले रे भाई इतना आसान क्वेश्चन। कहोगे भाई आपको पता है अगर पार्टनरशिप पढ़ते हो, ये तो बिल्कुल आसान मतलब होता नहीं, उसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इतना इजी क्वेश्चन हमने पार्टनरशिप में भी नहीं बताया होगा, इतना आसान क्वेश्चन ये है। आप पार्टनरशिप अगर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो आप डालोगे यूट्यूब पे, यानी पार्टनरशिप बाय शिवानंद सर, बिल्कुल आपके सामने पार्टनरशिप के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। इस क्वेश्चन के देखो, बेसिक आपको हमने बताया था अगर 2 लोग पार्टनर मतलब 2 लोग व्यवसाय कोई करते हैं तो पहला व्यक्ति जितना मनी जितने समय के लिए, दूसरा व्यक्ति जितना मनी जितने समय के लिए लगाएगा, वही भैया उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस पे बनता है, बहुत बार बनता है। अगर डायरेक्टली 3 लोग किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या फॉर्मूला आप लगाओगे, कहोगे सर तब ये लगाएंगे पहला व्यक्ति जितना मनी जितने समय के लिए, दूसरा व्यक्ति जितने मनी जितने समय के लिए, तीसरा व्यक्ति जितना मनी जितने समय के लिए लगाएगा वही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, है कि नहीं। तो ये हमने यही डायरेक्टली वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अगर वो 2 या 3 व्यक्ति डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो में ही उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहोगे हाँ सर, यहाँ तो क्या दिया है, यहाँ तो कह रहा साझेदार 600, 800 और 1000 लगाते हैं और 480 का लाभ हुआ पहले व्यक्ति को मिलेगा, मतलब यह है टाइम सबका बराबर है। तो पहला व्यक्ति 600 लगाया, दूसरा व्यक्ति 800 लगाया, तीसरा व्यक्ति 1000 लगाया,
तो भैया तीनों ने इसका मतलब बात नहीं की जा रही समय की, यानी बराबर समय के लिए लगाया होगा। देखो रेशियो निकाल लो, कहोगे हाँ सर 2 तिहाई 6 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, 2 पंचे 10, यानी ये जो है जो इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही क्या बन जाएगा, वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि समय की बात नहीं की जा रही है ना। कहोगे हाँ सर, तो प्रॉफिट इस रेशियो में बचेगा। तो कह रहा है कि 480 का लाभ तो का लाभ में पहले व्यक्ति का, यानी पहले व्यक्ति का 3 भाग, तो पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 5, 4 3 7 5 12 भाग टोटल प्रॉफिट, जो कि टोटल प्रॉफिट 480, 3 भाग यानी पहले व्यक्ति का निकालना है। 12 चौक 48, 4 3 12। कहोगे सर 120 रुपए ओरली हम बता सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं ना। कहोगे यस बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट अगर कंफर्म होगा तो ये सब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लगेंगे, आसानी से आप बता सकते हो। वेरी गुड। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में कितना रन बना दे ताकि औसत 62 हो जाए। पढ़ो ध्यान समझिएगा, इसको हमने औसत में इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली कवर किया था। चलो देखोगे फिलहाल क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज 10 पारी का औसत रन 60 है, भाई 10 इनिंग्स का कितना है औसत 60 है ना, यानी ये एवरेज है कितना भैया, ये 60 है। तो 11वीं पारी में कितना रन बना दे, यानी 11वीं पारी एक पारी और बढ़ गई कि उसका औसत भैया 62 हो जाए। याद करो हमने एक मैजिक फॉर्मूला बताया था कि जब भी किसी नंबर का एवरेज दिया है, कुछ नंबर और ऐड करते हैं, यानी नंबर में 1 2 3 ऐड करें, या नंबर में से मिसिंग है या रिप्लेस करें, यानी कम हो जाए या रिप्लेस करें, उनका औसत बढ़े या घटे, तो जो बढ़ी घटी हुई वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो 10 पारियों का औसत 60 है, अगली पारी में कितना बना है, यानी एक पारी बढ़ गई, 11 पारी का औसत 62 है, तो 11वीं पारी का मतलब 10 से जो एक पारी हुई, यानी 11th इनिंग का रन, टोटल रन इन 11th इनिंग, यानी टोटल रन यानी 11वीं पारी 11th इनिंग। तो कैसे करोगे भैया, कहोगे सर बिल्कुल आसान, आपने बताया था मैजिक फॉर्मूला क्या, तो भाई नंबर में कितना जुड़ा, 1, एवरेज कितना बढ़ा भैया 2, क्या करते थे, यानी स्टार्टिंग नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करते, 10 दुनाई 20 यानी प्लस का 20 साइन के साथ, और फाइनल एवरेज को नंबर में चेंज से मल्टीप्लाई करते थे, 62 × 1 यानी 62, तो यहां से जोड़ दो कितना हुआ सर 82, यानी 11वीं पारी में भैया उसने 82 रन बनाए होंगे। बताओ समझ में आया। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ समझ में आया, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, तो उसका क्या एक और तरीका ये हो सकता था, जैसे ये तो ये हो गया, एक तरीका आप ये भी बोल सकते हो भाई, देखो जैसे कह सकते हो 10 पारी का 62 11 का इतना हुआ, तो ऐसे कर सकते हो भाई 10 पारी का 60 रन है, तो 10 पारियों में कुल रन कितना है, एक तरीका ये भी है, कहोगे 10 × 60 यानी 600 रन बनाए। हाँ सर, 11वीं यानी 11वीं पारी तक इनिंग क्या है, तो टोटल 11वीं में तो 11 × 62, तो 11 दूना 22, 11 छक्का 66 और 2 कितना हुआ 68, यानी 11 पारी का टोटल रन 682 है और 10 पारी तक टोटल रन 600 है। तो आप बताओ 11 पारी के कुल रन में से 10 पारी का कुल रन घटा दोगे तो वही 11th इनिंग का रन आएगा ना, तो यानी 682 में से 600 घटाओगे तो क्या बचेगा, कहोगे सर ये बचेगा। तो ये भी आसान था क्योंकि 10 को 60 से गुणा करना आसान है, 11 को 62 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो इसलिए हम बेसिक से भी कर सकते थे। लेकिन ये आपको हमने मैजिक फॉर्मूला बताया था कि भाई कभी भी यानी एवरेज और नंबर को आपस में रिलेट करेगा तो यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कहोगे यस सर बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसको बताओ, इकाई अंक की बात करेंगे। गुणनफल इतने का इकाई अंक, द प्रोडक्ट इतना विल बी 16। ये क्या लिखा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों कंफ्यूजन है। चलो यहाँ पे प्रोडक्ट इतने विल बी इतना यूनिट डिजिट दोनों चेक कर लेते, प्रोडक्ट करके भी ऐसे। आपको हमने बताया था भाई 2153 167, यानी इकाई का अंक स्टार्टिंग में हमने कंप्लीट अलग से चैप्टर, यानी आप डालोगे यूट्यूब पे यूनिट डिजिट बाई शिवानंद सर, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक प्रॉपर हमने जितने टाइप के बन सकते हैं वो सारे आप लोगों से डिस्कस किए हैं। और ये बताया था जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 1 5 और 6 होगा, इसका कोई भी पावर करोगे भैया इकाई का अंक वही सेम नंबर आएगा ना। और बताया था जिसका लास्ट डिजिट 2 हुआ या जो है 2 हुआ 3 हुआ और क्या 4 हुआ और क्या भाई 7 हुआ 8 हुआ, तो क्या करते हैं पावर को 4 से भाग करते हैं और उस नंबर की पावर रिमाइंडर होता है ना। कहोगे हाँ सर, जैसे ये है, जैसे लास्ट 3 है तो हम पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग का मतलब लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 2 6 4 छक 24 यानी 3 27, 3 बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा तो इसी नंबर का पावर 3, 3 का क्यूब का मतलब 27, यानी इकाई का अंक भैया 7 आंसर।
ये आपको बताया था ना, यानी अगर 01 लास्ट में 0156 होगा, उसकी कितना भी पावर करोगे वही नंबर आएगा, लेकिन 2 3 4 7 8 होगा तो भाई क्या करोगे, तो इसकी पावर यानी जो भी पावर होगा 4 से भाग करोगे पावर को, जो रिमाइंडर होगा इसकी पावर हो जाएगा, और कट जाएगा तो उसकी पावर 4 हो जाएगा ना। कहोगे हाँ सर, यानी 7 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, अगर प्रोडक्ट की बात करेगा भाई, जैसे 2153 इंटू 167 की बात करेगा, तब क्या हो जाएगा, 7 3 21, यानी लास्ट यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। फिलहाल इतना आसान नहीं बोलेगा ना, ये पावर वाला ही हुआ होगा। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यस बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दिस, ये अब अच्छा क्वेश्चन आप बताओगे सर, √15 इक्वल टू 3.88, तब x इक्वल टू इतना का मान होगा। आप बताएंगे भैया इतने की वैल्यू, सभी लोग बताएंगे इससे की वैल्यू। ठीक है, बताइए, जो बताएगा उसको प्राइस भी है। देखो √15 आपको कंफर्म है, सबसे पहले से ध्यान दो, √15 आपको कंफर्म है, तो x इक्वल टू इतने का मान आपको चाहिए, तो इसका मतलब जब भाई ये दिया है तो इसका यूज भी तो कहीं करोगे। हाँ भाई, कहाँ करेंगे, जैसे √5/√3 ये दिया है, तो भाई हमें ये पता है, एक चीज ध्यान देना, हमें ये अभी नहीं पता कि √5 की वैल्यू क्या होगी, √3, हमें इन्हीं की हेल्प से चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है, यानी जो दिया इसी की हेल्प से चाहिए। तो हमें √15 दिया है, तो आप बताओ अगर यहाँ पे 5 है तो 15 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ सर, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो एक चीज ध्यान दो, ये 3 जो नीचे है ना, 3 3 का पेयर हो गया, बाहर आ गया ना, ये 3 हो गया, नीचे हम ये कह सकते हैं, ये यहाँ पे 5 से 15, ये बोल सकते हो ना, बात तो वही है, हमें √15 बनाना है तो बना लिया। कहोगे हाँ सर, तो भैया 1/3 √15 की वैल्यू कितना हुआ, 3.88, डायरेक्ट पुट कर दो, तो 3 एकम 3 डेसिमल लगा दोगे, 3 दूनाई 6, हाँ सर 2, 3 3 9 27, 1 हुआ, 1.29 है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? यानी अब आपको ये दिमाग नहीं समझना कि भाई √3 की वैल्यू 1.732 हुआ, आपने 1 से लगा दो, नहीं, हमें इन्हीं की हेल्प से बताना है, तो इनकी हेल्प से बता दिया। यहाँ √15 होगा, मतलब होगा क्यों, क्योंकि यहाँ दिया गया पहले, तो 5 से 15 लाने के लिए क्या करो भाई, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, जब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बाहर आ जाएगा, √15 की वैल्यू पुट कर दो, 3 से भाग कर दो, आंसर हो गया। कहाँ कंफ्यूजन है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोग लगाना था। कहोगे वाह सर, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसको बताओगे। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि लघुत्तम समापवर्तक इतना है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि लघुत्तम समापवर्तक इतना है तो महत्तम समापवर्तक होगा। तो एक चीज ध्यान दो, आप लोग क्या करते हो, जैसे इसे बहुत सारे भाई हमें दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान दिया है ना, तो दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान दिया तो भी आ जाएगा। क्यों? अगर मान लो हम पहली संख्या मान लें, फर्स्ट नंबर कितना 3 है तो 3x मान लें, दूसरी संख्या भैया यानी किसी का पार्ट होगा 4x हुआ। हमारे पास पहला बेसिक फॉर्मूला है कि भैया पहली संख्या को हम अगर x मानते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। बताओ समझ में आ रहा? हाँ सर। तो आप ये बताओ, अगर हम इसको 3x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे, यहाँ लासा 720 है, तो क्या हमारा x कट जाएगा, मासा आ जाएगा? नहीं सर, मतलब ये तो होता लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा, इसके लिए हमें दोनों एक्चुअल नंबर्स चाहिए, ये खेला हो गया है। तो अच्छा क्या ये अब तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, कुछ और दिमाग लगाओगे। तो एक चीज याद रखो आप लोग, हमने आपको बताया था कि पहली संख्या क्या होती है, याद करो HCF इंटू ए, दूसरी संख्या क्या होती है HB। अगर दोनों संख्याएं हैं उनका रेशियो आप लोग निकालते हो, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब फाइनली एच कट जाता है, यानी वो ए और बी दिया होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। संख्याएं ए और बी दिया होती, जो HCF होता वो सीधे गायब हो जाता है। कहोगे हाँ सर। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये भी है, यही है, ध्यान समझिएगा कि आपको फॉर्मूला लगाया था दो संख्याओं का योगफल गुणनफल, और एक फॉर्मूला बताया था कि जो एलसीएम होगा उसके HCF यानी प्राइम फैक्टर के इक्वल होगा, यानी LCM इक्वल टू HAB। ये फॉर्मूला भी आपको बताया था ना कि जब पहली संख्या HA रखोगे यानी उसका HCF कॉमन फैक्टर ये HB रखोगे, बराबर कितना होगा, यानी LCM इंटू HCF यानी H कट जाएगा, यानी L इक्वल टू HAB। ये फॉर्मूला होगा, यानी LCM लासा इक्वल टू HCF इंटू प्राइम फैक्टर के बराबर होगा। तो यहां से देखो, इसी फॉर्मूले का आप लोग यूज करो तो 720 बराबर क्या होगा,
HCF H इंटू ए का मतलब यही रेशियो नंबर हो जाएंगे, बी का मतलब यहाँ पे 4, यानी HCF क्या हो जाएगा, आप कहोगे 720 डिवाइड बाई ये 4 3 12 हुआ, तो 12 छक 72 भैया, यानी कितना हुआ 60, यानी 60 इसका HCF हुआ। ये सभी को क्लियर है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, एक लाइन का आंसर है। तो अगर ये देखो, इससे नहीं, हमें पता है कुछ लोग यहाँ पहले 3x 4x ऐसे कर रहे होंगे, भाई एक्स स्क्वायर नंबर एक्चुअल फॉर्म में थोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे जब आपको एलसीएम और नंबर का रेशियो दिया है तो इसका मतलब ए और बी नंबर्स एच एच कॉमन हो गया होगा, वो HCF का पार्ट हुआ होगा, तो एच ए बी, तो एच नहीं दिया, ए और बी वो रेशियो ऑफ नंबर दिया होगा, एलसीएम दिया तो ए बी की वैल्यू पुट करके HCF निकाल लोगे। कहोगे यस सर बिल्कुल निकाल लेंगे, आसान सा है। चलो इसको देखो, ये तो कॉमन क्वेश्चन, आप रेशियो पढ़िएगा, जैसे हमने पहले ही फर्स्ट डे जो है रेशियो चैप्टर डिस्कस किया था, इतना आसान सब में बताया था कि इफ ए इनकम इज 40% लेस देन बी इनकम, यानी यदि ए की आय बी से 40% कम है भाई, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको हमने रेशियो से बताया था, परसेंटेज से बताया था, एक्स से बताया था, सबसे इसको बताया था। कैसे याद करो भाई, अगर हम ए और बी की बात करेंगे तो ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है, यानी ए बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को मानते हो भैया, अगर बी की आय 100 मानेंगे, 100 का 40% 40 होगा, तो कम कर दोगे 60 हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसको ऐसे रहने दो और चाहे इसका रेशियो फॉर्म निकाल लो। दूसरा हमने ये भी इसको ऐसे बताया था, देखो अगर ए और बी की बात करें, ए की इनकम बी से 40% कम है, तो 40% की वैल्यू 40/100 2/5 होगा, तो ए बी से 2/5 कम है, यानी बी 5 होगा, उससे 2 कम, यानी ए 3 होगा। देखो बात तो वही है ना, चाहे आप यहाँ 60 और 100 लिखो, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, तब रेशियो निकालो, चाहे डायरेक्ट रेशियो निकालो, मतलब पहली और दूसरी संख्या का ए और बी का अनुपातिक मान पता हो गया। अब बताओ भाई बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी ए से कितने प्रतिशत, यानी 5 3 से कितना अधिक है भाई, 2 किससे, 3 से इंटू 100, किसके रिस्पेक्ट में, यानी दूसरी बी ए के रिस्पेक्ट में, तो ए नीचे होगा भाई, तो 2/3 इंटू 100, 200/3 का मतलब 66 से ही 2/3। बताइए किसी को कंफ्यूजन है, कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है, यस या नो, जल्दी बताओ भाई, कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो चलो एक तो कंफर्म हो गया, अभी तक भाई बिल्कुल यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला हो रहा था, आज हमने बता दिया। ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक बार जरूर फाइनल टच के लिए आप कोशिश करिएगा कि आप कितना भी पढ़ लें, जब तक किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी वनडे एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं, जब तक आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब आप अपने आप को असेसमेंट कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं कि भाई हम कितने पानी में हैं, हम कितने पानी का मतलब हुआ हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो अगर हम अपने आप को इवेल्युएट कर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम आसान हो जाएगा। तो एग्जाम आसान करने के लिए आप लोग भाई टेस्ट सीरीज जरूर देंगे, कहीं से भी दीजिए। और यहां भी आपको कंफर्म है भाई यूपी पुलिस की अगर हम बात करेंगे www.study91.pro.com यानी www.study91pro.com पर जाएंगे, आपको बिल्कुल स्पीड टेस्ट मॉक टेस्ट सब मिल जाएंगे ना। कहोगे यस सर बिल्कुल, वहां पे जाके चेक करेंगे क्या क्या हमारे लिए यूजफुल है। तो इसको देखोगे सर इतना आसान आसान क्यों कराते, कुछ लोग यही कहेंगे जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं, भाई ये हम यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बिल्कुल जो कभी ना भूलें इसलिए करा रहे हैं कि गलती से मान लो यही सेम क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, और डिजिट गलत ना हो। एक ही चीज को हम 10 बार पढ़ते ना तो हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती, फिर वो नहीं भूलता है। जैसे अब हम आपसे बोले 2 × 2 क्या होगा, कहोगे 4, क्यों नहीं भूल रहे भाई, मिलियन टाइम्स आप अभी तक यूज कर चुके होगे इसलिए नहीं भूलोगे। चलो वैसे यही हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारे नए बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट ना करें। इसको बताओ आप लोग भाई, कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। 16 मेजों का लागत यानी कॉस्ट प्राइस 12 मेजों की बिक्री यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो क्या करोगे, एक मेज का सीपी मान लो, 16 मेज का लागत मूल्य 16 सीपी, एक मेज का सेलिंग प्राइस एसपी मान लो, 12 का बिक्री मूल्य 12 एसपी। तो आपको हमने कितनी बार बताया था भाई सीपी ऐसे है, एसपी लाओगे भाग हो जाएगा, और यहाँ 12 है और 16 इधर लाओगे नीचे चला जाएगा, यानी क्रय मूल्य 12 हो गया, विक्रय मूल्य 16। चाहे इसको ऐसे करो, चाहे रेशियो भी कर सकते हो कि 4 3 12 हुआ, 4 चौक 16, यानी 3 खरीदेंगे और 4 में बेचेंगे, तो क्या होगा भाई लाभ होगा, कितने का भाई, 3 में खरीदा 4 में बेचा, 1 का लाभ किस पे,
3 पे गुणे 100, ये ना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो 33 सही 1/3%, सबको विदित होगा, सबको कंफर्म होगा, हमें इसमें कोई डाउट नहीं था, सब लोगों का आंसर आ रहा होगा। जल्दी से भाई एक बार जो है यस जल्दी से बताइए सर, बिल्कुल लाइक करके बताइए कि सर समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं था, इसमें क्या करना था, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कहोगे यस सर। इसको बताओ भाई, 20%, 25%, 10% क्रमिक बट्टे पर अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको हमने बताया था कि देखिए, एक तो बेसिक बताया था ना कि परसेंटेज यानी समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है, समतुल्य बट्टा या नेट डिस्काउंट इसको बोलते हो। अगर 2 डिस्काउंट देंगे, पहला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पर 100, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे परसेंटेज नेट डिस्काउंट में भाई ना यूज करोगे। 3 होगा तो पहले सर 2 ये निकालेंगे, 2 का ये पहला मान लेंगे, फिर पहला और फिर उसके बाद दूसरा जो भी होगा z मान लें, माइनस कितना, फिर से उसको कर लेंगे। ये बेसिक था। अच्छा, ये बट्टा जो होता क्या, बट्टे का मतलब हुआ जैसे हमने 1000 रुपए की कोई वस्तु है, पहले 20% डिस्काउंट दिया यानी 20 कम कर दिया, जो आया फिर उसको अगला डिस्काउंट दिया, फिर वहां से और कम कर दिया, फिर अगला दिया, फिर वहां से और कम कर दिया। यानी जैसे कह रहे हैं, हम डायरेक्टली आपको बताए थे भाई कि 1500 मार्क प्राइस है, पहला डिस्काउंट 20% ना, कहोगे हाँ सर। 20% डिस्काउंट के बाद बेचा जो, उस पर फिर से 25% कम कर दिया, कहो हाँ सर। फिर जो 25% कम करके आया, फिर से 10% कम कर दिया। अब 10% कम करने के बाद फाइनली कितने में बेचेगा ये आपको बताना है, बता दो भाई। कहोगे 1500 था, 20% कम किया, तो रेशियोज करें कि परसेंटेज से रहने देते। 20% कम करने का मतलब 80/100 से में बेच दिया, यानी 1500 का 20% कम करके बेच दिया ना, या 80/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे, कुछ लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, कुछ लोग ऐसे कर देंगे सर 15/8 120, यानी पहला डिस्काउंट देने के बाद 1200 में बेचा, ठीक है ना। अब अगला डिस्काउंट 1200 पर 25% डिस्काउंट देंगे ना, तो कुछ लोग ऐसे करेंगे हाँ सर 25% डिस्काउंट का मतलब 75/100 में बेच देंगे ना। अब 100 MRP हुआ यानी 1200 का 25%, कहोगे ये भी सर 12×5 = 60, 12×7 = 84 और 6 कितना हुआ 90, यानी ये डायरेक्टली कर देंगे सर 900 में। यानी वैसे 1200 का 25 यानी 1/4 कितना हुआ, यानी 300 का डिस्काउंट यानी 900 में बेच दिया, कहोगे हाँ सर। अब फिर कह रहा है कि 900 पर कितने का डिस्काउंट दें, 10% का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेंगे सर, एक लाइन का 9×81 यानी 810 रुपए में फाइनली बेच देंगे ना, तो बिल्कुल सही था। तो हम लोग ये भी कर सकते थे एक लाइन में कि 1500 था ना, पहले 20 लगातार डिस्काउंट का मतलब 20%, 20 की वैल्यू 1/5, 5 MRP थी, 1 कम कर दिया, 4 में बेच दिया। अगला 25% यानी 1/4 का डिस्काउंट, 4 था 3 में बेच दिया। फिर अगला 10%, 1/10, 10 था 9 में बेच दिया। ये करते थे ना, कहोगे हाँ सर। ये वैसे कट जाता था, कहोगे हाँ सर। यहाँ से 1 0 कट गया, 5 3 15, यहाँ पे 30 या 9 3 27 3 81 यानी 810, ये भी करते थे हाँ सर बिल्कुल। चाहे रेशियो से लगातार कम कर दो और चाहे एक एक वैल्यू कम करके उस पर डिस्काउंट कम करते जाओ तो भी आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। अगला देखो, 13वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। 2500 का 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपए हो जाएगा? याद करिए आप लोग, साधारण ब्याज अगर बेसिक से करोगे तो फॉर्मूला क्या बताया था, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100, ये था। हाँ सर, यहां से प्रिंसिपल का यानी इधर आ जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 इंटू कितना, रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला था। सर समय निकालना होता तो ये इधर आ जाता, यानी साधारण ब्याज गुणे 100 और अपन मूलधन यहाँ आ जाता और रेट इधर। सर रेट निकालना हो तो सेम वही, यानी साधारण ब्याज गुणे 100, ये बेसिक था भाई फॉर्मूला, P इंटू यहाँ पे T हो जाता ना, ये ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, कहोगे हाँ सर। और इसके अलावा हमने लॉजिक से बताया था, परसेंटेज से भी। अब यहाँ कह रहा भैया 2500 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है। ये जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी अमाउंट हो गया सर, अमाउंट यानी 3300 हो गया। एक से ध्यान दो, और ये भी बताया था भाई जो मिश्रधन होगा आपका, जो अमाउंट होगा वो मूलधन में ब्याज जोड़ने पर आएगा। हाँ सर, यानी अगर आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज कैसे आएगा फिर? तो ब्याज अमाउंट में से मूलधन घटाने पर आएगा ना। यानी 2500 रुपए अगर 3300 हो जाता है, 2500 रुपए अगर 3300 हो जाता है, इसका मतलब उस पर ब्याज कितना लगा, 3300 माइनस 25 का मतलब 800 रुपए ब्याज लगा। कहोगे हाँ सर। पूछा क्या जरा समय, तो समय का फॉर्मूला ब्याज यानी 800 गुणे 100, हाँ सर, और इंटू मूलधन बेसिक से ही कर दें। मूलधन कितना है सर 2500 इंटू भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, सॉल्व कर दो। यस, यहां से 8 दहम्मा 25 चौका 100, यानी 4 वर्ष यानी 4 ईयर्स है। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
तो बताओ इनमें कोई डाउट है? हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बेसिक बहुत वर्षों से, मतलब आप क्लास 6 से सॉल्व कर रहे होंगे, 7 से बिल्कुल आसानी से बता देंगे। कहोगे यस सर। इसको देखो सर, कोई धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672, 3 वर्ष में इतना, तो ब्याज की वार्षिक दर याद करो। जैसे हमने चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज डिस्कस किया था, एक बार भाई जरूर पढ़े, सीआई हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। डालिएगा सीआई यानी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज भाई शिवानंद सर, हम आ जाएंगे आपके सामने। और याद रखिएगा सीआई एक बार जरूर पढ़िएगा बेसिक, कि एक्चुअली लगता कैसे है और उसका जो ज्यादा याद करने वाले फॉर्मूले वो हमने कैसे बताया है वो भी ध्यान दीजिएगा। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहला कोई मूलधन यानी 2 वर्षों में अमाउंट हुआ, वही मूलधन 3 वर्षों में कुछ अमाउंट हुआ ना, तो कोई मूलधन 3 वर्षों में अमाउंट हुआ, 4 वर्षों में अमाउंट हुआ, 4 वर्षों में 5, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर। यानी कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब लगातार वर्षों में अगर कोई मूलधन अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है, पहला फॉर्मूला आपने बताया था भाई, तो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर, यानी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, तो दोनों अमाउंट का अंतर भाई पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा। याद करो ये हमने बताया था ना, यानी दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले अमाउंट का कितना % होगा, हमेशा क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर यानी क्रमागत वर्षों के लिए फॉलो होगा। कोई धनराशि 3 वर्षों में कुछ हुआ, 4 वर्षों में कुछ हुआ, तो बिल्कुल बता सकते हो आप चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज। 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, यानी तो दूसरे और पहले अमाउंट का अंतर पहले वाले पर ब्याज माना जाएगा। क्यों माना जाएगा ये हमने बिल्कुल सारणी से बताया था। एक और बताया था, बहुत बार आता, कोई मूलधन कुछ अमाउंट हुआ कितने, 2 वर्षों में, वही 4 वर्षों में कुछ अमाउंट हुआ, यानी डबल टाइम में, 4 में हुआ, 8 में, 5 में हुआ, 10 में, यानी डबल टाइम में अगर अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा तो मूलधन, ये बहुत बार आया है। तो बताया था पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट, याद करिए, बताया था ना। कहोगे हाँ सर, तो वो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल जो बताया था वो ठीक है, अब जो बता रहे हैं वो देखो। यानी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 वर्ष में 672, 3 वर्ष में 714, तो ब्याज की दर क्या होगी सर? अभी हमने क्या कहा, यानी 3 वर्ष में जो ब्याज 714 माइनस 2 वर्ष का ब्याज 772, ये पहले वर्ष का ब्याज यानी 772 पर ब्याज माना जाएगा, है ना। दोनों वर्षों में ब्याज का अंतर पहले वर्ष यानी पहले वाले पर ब्याज माना जाएगा। तो वैसे भी देखो 672 यहाँ 28 और 14 कितना हुआ, 42 हो गया, 42, 42 जो है, चाहे देखो 4 में से 2 गया 2, यानी 11 में 7 4, हाँ 42, 672 का कितना % है बता दोगे ना, ये कट जाएगा हमें लगता है, क्योंकि ऐसा दिया गया। 14 चौका 56 ना, 56 के बाद कितना 11, हाँ 14 चौका 56, 56, यहाँ 7 4 11, 14 से 14 पंचे 70, 14 से 98, 14 8 112 ना, बिल्कुल, और 14 3 42 कहोगे हाँ सर, 3 से 16 3 48, यानी 100/16 का मतलब 6.25 या 6 सही 1/4%। 100/16 यानी 4 चौक 16 हुआ, 4 25/4, 4 6 24, 6 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे वाह सर कितना आसान है, टफ थोड़ी है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझना है, पैटर्न को समझना है, आसानी से बता दोगे। इसको बताओ, एक इसी कार्य को 3/4 भाग को 12 दिन में, कहोगे सर ये मजाक कर रहा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन दिया गया है। एक इसी कार्य का 3/4 पार्ट को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा सर? एक लाइन का 3/4 भाग करता 12 दिनों में, एक भाग सर यानी उल्टा हो जाएगा 4/3, तो 3 चौक 12 यानी 16 दिनों में। सर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये तो हम क्वेश्चन के बीच में अलग अलग समझते थे, फिलहाल इतना आसान हो गया तो और अच्छी बात है। ये आपको कभी कभी हो सकता है आ जाए, देखो यूपी पुलिस के पेपर में, ठीक है। ओके, इसको देखो जल्दी बताइए भाई। एक कार में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल गति से दौड़ रही है, 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी? वाह, इतना आसान क्वेश्चन देखोगे मतलब बहुत कम ही होगा कि आएगा। आपको स्टार्टिंग में चाल समय दूरी डिस्कस किया होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया है भाई। आप जाइएगा यानी चाल समय दूरी यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस बाई शिवानंद सर जाएंगे ना, डिस्टेंस बाई शिवानंद सर, तो बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई, एक बार उसको जरूर रिकॉल करिए, यानी इससे आपको सारे एग्जाम का आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस बनते हैं, और बाकी हर एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको हम अलग से क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। तो आपको पता है भाई, पहला फॉर्मूला हमने बेसिक, दूरी बराबर चाल गुणा समय, सबको पता है ये, और समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये भी बताया था कि दूरी अगर किलोमीटर में निकालना है तो स्पीड और टाइम किसमें,
किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में रखोगे, दूरी मीटर में निकालनी है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में रखोगे। ये बताया था ना, कहोगे हाँ सर। और हमने ये बताया था किलोमीटर पर आवर की यूनिट को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे ये भी बताया था। फिलहाल चलो जो बताया था अच्छी बात है। अब देखोगे क्या कह रहा है कि भाई कार की चाल इतना 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी मीटर में, यानी दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड चाल कन्वर्ट हो जाएगी। और समय ऑलरेडी 32 सेकंड्स दिया है। अब देखो सेकंड सेकंड कट के मीटर में तो आंसर आएगा, कहोगे हाँ सर। तो सॉल्व कर दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। 18 दुनाई 36 हुआ ना, तो यानी 320 मीटर, 320 मीटर भैया 36 की स्पीड से 32 सेकंड में कार जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? नो डाउट, हमें पता है आप इतने समझदार हैं कि आसानी से बता देंगे। इसको बताओ कितना इजी है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, आप वर्ग की बात करते ही आपके माइंड में फ्रेम हो जाएगा भाई। अगर हम स्क्वायर यानी वर्ग की बात करेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं भैया आपस में बराबर होती हैं, यानी इक्वल होती हैं, ये सब बराबर होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को यानी बराबर भागों में काटते हैं। हाँ सर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी इसका पहला परिमाप, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योगफल, जोड़ दोगे चारों तरफ चली गई दूरी, 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर। इसका डायगोनल क्या होता है भैया? डायगोनल ए हुआ, तो यानी डायगोनल ये निकालते हो ना, ये 90 डिग्री पर होगा, डी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। याद करो जैसे आयत में था, तो डी का स्क्वायर क्या होगा भैया? 2a का स्क्वायर, यानी डी इक्वल टू आपको पता होगा, देखो डी इक्वल टू √2 इंटू भुजा, यानी √2 इंटू साइड होता है ना, कहोगे हाँ सर। अब देखो इतना तो हमें फॉर्मूला बेसिक पहले पता होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 256। तो ये दिया तो उसके वर्ग का विकर्ण की माप चाहिए। भाई वर्ग की भुजा कंफर्म है, तो विकर्ण भुजा √2 होती है। तो वर्ग की भुजा का स्क्वायर यानी एरिया 256, तो भुजा बराबर कितना भैया? 256 का अंडर रूट, सर्वविदित सबको पता होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 16 मीटर। अब ये आ गया तो विकर्ण कितना होता भैया? अंडर√2 इंटू ए, यानी 16√2। आप इसको सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं इतना मीटर, यानी 16 अंडर√2, यानी पहला ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कहोगे कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसानी से बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल, वाह। बोट एंड स्टीम आपको अलग से बहुत बार बताया भाई। धारा के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा का मतलब अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में जाती है, 8 पंचे 40, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के विपरीत दिशा में चाल पता हो गया। हाँ सर। धारा के अनुकूल 6 घंटे में 36 जाती है, यानी अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाती है, तो इसका मतलब हुआ तो स्पीड कितना? दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा समय चाल, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की दिशा में। याद करिए हमने क्या बताया था आपको पता, डाउन स्ट्रीम में स्पीड शांत जल में प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, और अप स्ट्रीम में शांत जल में धारा की चाल घटी हुई होती है। कहो हाँ सर। इनको जब जोड़ते हुए बताया था भैया, अगर जाने में और आने में चाल दिया है तो शांत जल में चाल धारा की चाल जाने में और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 करोगे, और धारा की चाल क्या होगा? जाने और आने में घटाकर डिवाइड बाई 2 करोगे। कैसे करोगे ये हमने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसका मतलब जब जाने में दूरी और समय दिया तो जाने में चाल और आने में चाल डायरेक्ट ना देके दूरी और समय के फॉर्म में दिया। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, अनुकूल दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भैया क्या पूछा गया है? शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करोगे? जाने में चाल प्लस वापस आने में चाल डिवाइड बाई 2, यानी वापस आने में जाने में डिवाइड बाई 2, 11/2 भैया। इसका मतलब कितना? 5.5 किलोमीटर पर आवर चाल। वो बोर्ड स्ट्रीम आप एक बार जरूर जो है देख लीजिएगा, क्योंकि पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं, कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो इसको ओरल बता देगा, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन होगा। आज हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ना कि कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। चलिए इसको देखोगे, एक पंखे का अंकित मूल्य भैया 150 रुपए है, कहोगे हाँ सर 150 रुपए है। उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना? अरे यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो 150 रुपए एमआरपी, इस पर 20% डिस्काउंट दे दो, तो 20% डिस्काउंट का मतलब 80 में बेच दें। कुछ लोग ये भी करेंगे कि भाई मार्क प्राइस 150 है तो 150 का 20% निकाल कर घटा दो, 150 का 20% निकाल कर घटा दो, चाहे ये करो और चाहे ऐसे करोगे।
कहोगे कुछ डाउट है, 15 अट्ठे 120 यानी 120 में बेचेंगे। और चाहे ऐसे करो भाई, 150 का 20% डिस्काउंट कितना हुआ, कहोगे सर 30 रुपए हुआ, तो यानी 150 का 30 रुपए कम करके बेचोगे, कितने में बेचोगे भाई, 120 में बेचेंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल इजी है, सॉल्व कर लेंगे। तो 19 क्वेश्चन देखो यूपी पुलिस में आते हैं, तो 19 हमें लगता सफिशियंट है ना, तो 19 हमें पूरी उम्मीद है। मैक्सिमम लोगों ने आज हमें लगता 19/19 19/19 सब सही किया होगा, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ सही होगा। आज हमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि कोई डाउट है, यानी आसान वाले लिए थे कि जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आई होप जो है आप लोग यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत बेहतर किए हों। तो उम्मीद करते हैं भाई यूपी पुलिस का जो भी आप लोग पेपर देने वाले हैं और सारे मॉडल पेपर टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे वो बहुत यूजफुल रहा होगा ना। अब अगला एग्जाम की तैयारी हम कोशिश करेंगे भाई, जो एलपी का आया है या और जो है जिसमें एग्जाम होने वाले में से वो सारे एग्जाम कवर करेंगे, ठीक है ना। ये एलपी की वैकेंसी आई है यानी रेलवे की, जरूर उसको कवर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको कंफर्म है जिसको सामान्य अध्ययन मतलब यूपी पुलिस की तैयारी करना, एसएससी जीडी की, या सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें खासकर इन सब 5 राज्यों के पुलिस के पैटर्न को भी आपस में इंक्लूड किया गया है, यानी आपस इसमें जो है शामिल किया गया है। और इसी के साथ देखोगे कांस्टेबल भाई ये तो फ्री मिलती है, अब तो आपके पास टाइम है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जो लोग ले लिए होंगे, देखे होंगे, उनके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। किसी भी टाइप का आपको बैच या डाउट या जो है मॉक टेस्ट चाहिए, बिल्कुल आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको बिल्कुल सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट समय फिर से, अब भाई आपको डेली 7 बजे, अभी तो फिलहाल 7 बजे भी मिलेंगे, और कोई टाइमिंग चेंज होगा बिल्कुल आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए था। तो भाई यूपी पुलिस के जितने एग्जाम दे दिए हैं उनके लिए जो है हमारी शुभकामनाएं। आई होप जो है सभी लोग जो है अच्छे से, सभी लोग तो सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं, बिल्कुल वो लोग सिलेक्ट जरूर होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आज जो है गुड नाइट, टेक केयर।